ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर और उससे पिछला लेक्चर मिलाकर हमारा एक टॉपिक कवर हुआ था, दैट वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने पढ़ा था ये एक तरह का प्रोसेस है या मेथड है जिसमें कि कोई भी दो मिक्सिबल लिक्विड्स जो होती हैं, मिक्सिबल का मतलब जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से, बेसिकली देयर आर टू कंडीशंस, या तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस से या तो फिर हम आइसोबैरिक प्रोसेस से अलग करना सीखे थे। अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो उसमें हमने प्रेशर को वेरिएबल बनाया था, सो दैट वाज आइसोथर्मल मेथड। पूरा नाम है आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने पढ़ा आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आइसो का मतलब सेम था और थर्म का मतलब हीट। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं कल के टॉपिक को थोड़ा सा और रिकॉल कराऊं तो कल हमने पढ़ा अपना आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और हमने पढ़ा है कि ये दोनों मेथड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड होता है। क्रूड ऑयल में से डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम को भी अलग करने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये आसान होता है। इसमें हमें प्रेशर को सेम रखना होता है और आराम से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करके अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था, दोनों ही मेथड में जो हम लिक्विड्स को अलग कर रहे थे तो वो लिक्विड्स कैसी थी, दे वर मिक्सिबल लिक्विड्स। अब हमारे पास एक सवाल ऐसा आता है, क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है जो इमिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करे? तो आंसर इज यस। आज का टॉपिक हमारा वही रहेगा और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आपने कई क्वेश्चंस में एक टर्म पाया था ना, आइडियल आइडियल। हाँ। हमने कहा था अभी आप आइडियल का मतलब उस समय आप इतना समझ लीजिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है। तो आज के लेक्चर में आपको उसका भी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आज वो टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे। आइसोबैरिक में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट करके हम टेम्परेचर को वेरिएबल बनाते थे। यहाँ पर हमने कोई लिक्विड लिया था, मान लीजिए ए और बी, तो क्या यहाँ पे उसका वेपर बना था? यस सर। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शंस थे उसको हम क्या लिखते थे, एक्स ए एंड एक्स बी। यहाँ जो वेपर फेज में होगा उसका नाम क्या था, वाई वाई ए वाई बी। वाई बी। फिर हम क्या कर देते, इसको कंडेंसेट कर देते, दूसरे कंटेनर में पास करते हैं। हाँ। जैसे दूसरे कंटेनर में हम पास करेंगे यहाँ पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस से। ठंडा करते हैं हम, यस। कूलिंग कर लेंगे तो ये ठंडा होके लिक्विड बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा इसका जो कंपोजिशन होगा, हमने उसको कहा था एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी। और हमने हाँ। अच्छी चीज़ क्या सीखी थी कि ये जो एक्स डैश ए है इसकी वैल्यू वाई ए के ही बराबर आती है। हाँ। सिमिलरली हमने सीखा था कि जो एक्स डैश बी है इसकी वैल्यू भी वाई बी के बराबर होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेपर ही यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या इसका वेपर यहाँ इकट्ठा होगा, हाँ। जब इसके वेपर बनेंगे तो इसका कंपोजिशन हमने बोला था वाई डैश ए एंड वाई डैश बी। फिर हम इसको क्या करते हैं, अगले कंटेनर में पास करते हैं और जो वेपर था उसको कंडेंस करेंगे, यानी उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ये फिर से लिक्विड बन गया तो यहाँ का कंपोजिशन आप क्या लिखेंगे, एक्स डबल डबल डैश डैश। ए एंड एक्स डबल डैश बी, और यहाँ जो इकट्ठा होगा वेपर उसका नाम होगा वाई डबल डैश ए एंड वाई डबल डैश बी। अब मानते हैं कि मेरे पास जो दो लिक्विड है ए एंड बी, उसमें कोई एक ज़्यादा वोलेटाइल है, कोई एक
कम वोलेटाइल है। अब बताइए किसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा मान ले। किसी की मतलब मान लीजिए हाँ, लेट्स से पिछली क्लास हम किसको माने थे, ए को बी को। ए को। ठीक है, सो लेट्स टेक इट, इस बार हमारा बी इज मोर वोलेटाइल। अगर बी मोर वोलेटाइल है तो मैं कह सकता हूँ कि पी नॉट बी की वैल्यू पी नॉट ए से ज़्यादा आएगी। पी नॉट बी हाँ क्या होता है, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। पी नॉट ए हाँ क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब हाँ यस सर। अगर बी मोर वोलेटाइल है तो यहाँ जो वेपर इकट्ठा होगा उस वेपर में बी का अमाउंट ए से ज़्यादा होगा कम होगा। बी अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो बी का अमाउंट ज़्यादा होगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता वेपर। हूँ इट वुड बी रिच इन बी, जो वेपर होगा वो बी में ज़्यादा होगा अमाउंट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस वाले कंटेनर में जो वाई बी की वैल्यू होगी वो वाई ए से ज़्यादा होगी। बोले सही है। हाँ यस सर। अब मैं इसको यहाँ ठंडा किया हूँ तो बताएं इसमें कौन ज़्यादा होगा, ए या बी। सर इक्वल होगा, वाई ए और वाई बी के इक्वल होगा। हाँ, वो कंपोजिशन ना एक्स डैश ए के इक्वल वाई ए होगा और एक्स डैश बी के इक्वल वाई बी होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो हाँ लिक्विड बना है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेट। याद आया। यस सर। इसका एक और टर्म है, कई बार क्वेश्चन में मिल जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेट भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये जो कंडेंसेट है इस कंडेंसेट में कौन ज़्यादा है, ए या बी। सर बी बी ज़्यादा है। बी ज़्यादा है। अब यहाँ फिर से हमने वेपर बनाया। अब बताएं बी मोर वोलेटाइल है तो यहाँ पर वेपर बी का ज़्यादा बनेगा। बी पहले से भी हाँ ज़्यादा था, बी का वेपर भी ज़्यादा बना, तो यहाँ पर जो वेपर बना उसमें ए और बी में कौन ज़्यादा होगा। बी। क्या बी का अमाउंट इसके कंपेरिजन में थोड़ा और ज़्यादा हो गया होगा। हाँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिचर इन बी, मतलब बी का अमाउंट अब और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर उसी तरह हम बात करेंगे तो इट वुड बिकम मोर रिचर इन बी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को रिपीट करते जा रहा हूँ इस प्रोसेस को, ऊपर वाले वेपर में बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और ए का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है। क्या कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जब बी का अमाउंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा और ए का अमाउंट लगभग लगभग जीरो। यस सर। हाँ, जैसे वो ये मोमेंट आएगा हम बी को अलग कर लेंगे और ए को अलग कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा का पूरा काम करता है आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसकी खास बात क्या थी कि यहाँ पर जब आप करते हो ना वाई ए वाई बी, तो हमको याद रखना है इस वाई ए वाई बी की वैल्यू हमेशा इसके एक्स ए डैश और एक्स बी डैश के इक्वल होगा। मतलब कि पीछे वाले कंटेनर का वेपर फेज का कंपोजिशन आगे वाले कंटेनर के कंडेंसेट का कंपोजिशन हमेशा सेम होगा। बोलो बात समझ में आई। यस सर। एकदम क्लियर है। हाँ ठीक है, फिर हमने ग्राफ देखा था, चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ हमने पढ़ा था अपने आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या हो चुका है, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम हो चुका है। सेम हो चुका है, यानी चेंज कौन होगा, प्रेशर। प्रेशर यस तो सर। मेरा ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, प्रेशर और कंपोजिशन के बीच या टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। सर ये जो बता रहे अभी कल का रिवाइज करा रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। बताएं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज कौन होगा, प्रेशर। हाँ तो मेरा ग्राफ किसके बीच बनेगा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच कि टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। गुड, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रेशर और ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन में दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे, लिक्विड वाला और वेपर वाला, दोनों कंपोजिशन। बता। हाँ हमने किसको मोल वोल्टाइल माना था, बी को ए को। सर ए को मान लीजिए। ए को मान लें। हाँ अगर ए को वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो पी नॉट ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी कम आएगी। ए की वैल्यू ज़्यादा है तो पी नॉट ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आएगा, तो मैं ऊपर यहाँ पर अपना पी नॉट ए मानता हूँ। अगर पी नॉट ए यहाँ पर है तो बताए पी नॉट बी ऊपर आएगा नीचे आएगा। नीचे आना। मान लीजिए यहाँ कहीं,
और मैंने मान रखा है यहाँ पर काई ए इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पर आप काई ए मत लिखो क्योंकि यहाँ पर तो हमने लिक्विड और वेपर दोनों को बनाने हैं ना, तो आप बस यहाँ लिख लो। यहाँ पर हमें प्योर ए मिलेगा और यहाँ पर प्योर बी मिलेगा। बोलो सही है? हाँ फिर मैं अगर सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊं तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है? हाँ। यानी कि ये बनेगा मेरा ग्राफ। और एक किस वाले फेज के लिए है? तो आंसर इज लिक्विड फेज के लिए, मतलब लिक्विड फेज का कंपोजिशन ग्राफ है ये। क्या वेपर का भी बनाने आता है हमें? हाँ ये सर। हमने पढ़ रखा है लिक्विड और वेपर वाले फेज में, बस डिफरेंस इतना था कि इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है और उसकी कर्व। कर्व लाइन। बाकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह पे होती है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है बट आप मान के इसमें चलिए वो मतलब सीधा है। दोनों, हाँ इसमें लिक्विड और वेपर का दोनों का बन गया ना। हाँ। अब हमें चेक करना आना चाहिए कहाँ लिक्विड होगा, कहाँ वेपर होगा और कहाँ दोनों होंगे। आप बताएं इस वाले रीजन में प्रेशर का अमाउंट ज़्यादा है कम है? कम है तो गैस होगा। प्रेशर कम है तो गैस होगा। यहाँ वाले हिस्से में प्रेशर लिक्विड होगा। ज़्यादा है ज़्यादा है लिक्विड। तो लिक्विड होगा। देखिए हमारे यहाँ पर ना थोड़ी बारिश की वजह से लाइट आई नहीं है, लैब पे थोड़ा डिस्चार्ज है। अगर लाइट आ गई देन वेरी गुड, और अगर नहीं आती है तो क्लास बीच में भी हो सकता है रुक जाए, ठीक है। क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं तो मैं इन्वर्टर से चार्ज भी नहीं कर सकता, मैं अपने कोचिंग सेंटर पे हूँ। सर आपका जो फीस भेजना था हाँ तो तो देखिए ये हो गया मेरा ग्राफ, यहाँ लिक्विड यहाँ गैस और यहाँ पर होगा हमारा लिक्विड और गैस दोनों। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ आइसोबैरिक के लिए। आइसोबैरिक में मेरा प्रेशर इस पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन होगा? टेम्परेचर। हाँ यानी कि इस पर मेरा ग्राफ बनेगा बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन के बीच। ओहो ठीक है, बस देखते हैं ग्राफ कंप्लीट हो जाए किसी तरह। तो देखिए हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और हाँ इन्वर्सली होगा। इनवर्सली होता है। अब बताएं अगर पी नॉट ए की वैल्यू ज़्यादा है तो टी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी? वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग ए की वैल्यू पॉइंट हाँ कम होगी। कम होगी। तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ कहीं टी ए। क्या टी बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी? हाँ तो ये हो गया हमारा टी बी। और फिर हमने एक चीज़ कहा था आपको ध्यान रखना है कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ प्योर ए होगा और यहाँ प्योर बी, तो उसमें हमें एक चीज़ एकदम ध्यान रखनी है कि हमारा दोनों ही लाइन, चाहे वो लिक्विड का हो चाहे वो वेपर का हो, दोनों ही कंपोजिशन कैसे बनते हैं? कर्व लाइन।